28 दिसंबर। यूनिस शव 85 जाड़े की एक अलसाई सुबह। सफर पर निकलने की तैयारी में सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा था। सुबह के 5 बज चुके थे पर अभी तक रात का भ्रम हो रहा था। घने कोहरे के बीच रास्ता बनाता ऑटो रिक्शा आखिरकार रेलवे स्टेशन तक पहुंच ही गया था। राकेश ने इंक्वायरी से पता किया, ट्रेन अभी 2 घंटे लेट थी। कस्बे का छोटा सा स्टेशन रामनगर। ठंड और कोहरे के कारण अभी चहल पहल ज्यादा नहीं थी। स्टेशन के अलसाई मौन को तोड़ता उद्घोषणा का स्वर गूंजा। हावड़ा से गोरखपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच रही थी। दीपा ने हौकस से अखबार लिया पर इतनी कम रोशनी में अखबार पढ़ने की कवायद बेमानी थी। इधर उधर नजरें दौड़ाती दीपा खुद को व्यस्त रखने का कोई जरिया तलाश रही थी। ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। ट्रेन से उतरकर एक लड़का और एक लड़की दीपा के बिल्कुल बगल में आकर बैठ गए। सीमित सामान देखकर दीपा ने अनुमान लगाया कि वे पर्यटन के उद्देश्य से निकले थे। सुबह हुई तो फिर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े शायद, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी फंक्शन में शरीक होने आए हों और कोई रिसीव करने आने वाला हो। पता नहीं ये इंसानी फितरत है या महज उसी का फितूर जिसके तहत बगल में बैठे किसी अनजान के बारे में सब कुछ जान लेने की प्रबल इच्छा जन्म लेती है। जानती थी दीपा उससे सामने वाले को भले क्या फर्क पड़ता था कि कोई क्या सोच रहा है उसके बारे में। संभव है वह लड़का उसका प्रेमी हो जिसके साथ वह घर छोड़कर जा रही हो कहीं, या कोई रिश्तेदार ही हो, क्या फर्क पड़ता है। दीपा को अपनी सोच पर हंसी आई। 6 बज चुके थे मगर सूरज अब भी लापता था। शायद कोहरे की साजिश का शिकार हो चला था। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार वाकई बेहद उबाऊ होता है। अनमने भाव से दीपा पेपर पलट रही थी पर छपी खबरों का स्थान और समय से वास्ता न रहा। लगभग प्रतिदिन खबरें वही होती हैं, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार, कहीं धरना प्रदर्शन तो कहीं चोरी डकैती। दीपा ने अखबार मोड़कर रख दिया था। लड़का और लड़की आपस में बातें कर रहे थे पर आवाज बेहद धीमी थी। दीपा ने अपने को सचेत किया, जाने किस आकर्षण के वशीभूत उनकी बातों पर ध्यान केंद्रित किया। एक बार तो उसकी इच्छा हुई कि आगे बढ़कर उनके बारे में पूछ डाले, अपना परिचय दे डाले। मसलन कहाँ जा रही है वो और क्यों, कितने दिनों बाद लौटने वाली है। पर उसका संकोची स्वभाव आड़े आ रहा था। इसी उहापोह में अपनी नजरें उसने विपरीत दिशा में घुमा दी ताकि उसकी अतिरिक्त सक्रियता भांप न ले वे दोनों। कौन जाने मन के भाव उसके चेहरे पर चस्पा हो चले हों अब तक। सच ही तो कहा गया है, चोर की दाढ़ी में तीन का। आधा घंटा तो गुजर गया, बाकी वक्त भी गुजर जाएगा यूं ही, उसने सोचा। बगल में राकेश निश्चिंत बैठे थे, आंखें मूंदे, शाल में ढके खुद को। कौन जाने सो रहे थे या यूं ही बस सोने का अभिनय था। वह वास्तविकता से बचने का बेहतर तरीका यही है शायद। उसने छेड़ना ठीक नहीं समझा। अखबार उसने दोबारा उठा लिया था। याद आया कि आज शनिवार है और अखबार के साथ संगिनी अंक भी संलग्न होगा। अखबार खुला ही था कि लड़की ने प्रश्न किया उससे, दीदी यहाँ से वाल्मीकि नगर जाने के लिए क्या करना होगा, मतलब किस साधन से जा सकते हैं। दीपा ने नजरें घुमाई। वह लड़की उसी से मुखातिब थी जिसे देखकर भी अनजान बनने का नाटक करती रही थी। वह क्या पहली बार आई हो, उत्तर देने की बजाय प्रश्न कर दिया था उसने। जी पहली बार, दरअसल हमें पोखरा जाना है, नेपाल। सोचा है वाल्मीकि नगर घूमते हुए निकल जाएंगे। लड़की की आवाज में जादुई सम्मोहन था। देखने में जितनी सुंदर थी, आवाज भी बेहद शालीन और सौम्य। दीपा के मन में कई प्रश्न थे। मसलन कब शादी हुई उनकी, पोखरा में कौन रहता है, घर कहाँ है उसका, मायका कहाँ है और ससुराल कहाँ, क्या करती है वे, लव मैरिज है या अरेंज्ड। लड़की ने सिंदूर भी लगा रखा था जो बालों से ढका था पर करीब से दिख रहा था। दीपा ने अपनी उत्सुकता को जबरन दबा रखा था। आखिर इन सारे सवालों के जवाब जान भी ले तो क्या हासिल होने वाला था भला। उसने कहा, यहाँ से बसें जाती हैं, सुबह ही करीब 3 बसें निकलती हैं, आधे एक घंटे के अंतराल पर, यही चौक से ही, या फिर प्राइवेसी चाहिए तो ऑटो या टैक्सी भी मिल जाएंगी। बहुत धन्यवाद आपका। आप कहाँ जा रही हैं, लड़की ने बातचीत में उत्सुकता जताई। बस गोरखपुर तक, 2 घंटे लगेंगे यहाँ से। मायका है मेरा, 3-4 दिनों में वापस आ जाएंगे। दीपा ने सब कुछ एक बार में ही बता दिया। साथ ही उन तमाम सहेजे प्रश्नों में से एक प्रश्न उछाल भी दिया, आखिर पोखरा में क्या मायका है तुम्हारा नहीं। जवाब बेहद संक्षिप्त था, शायद ज्यादा विस्तार से बताना नहीं चाहती थी। दीपा समझ चुकी थी इस बात को।
फिर वे खुद प्रश्न कर बैठी, दीदी क्या इस एरिया में सचमुच किडनैपिंग का डर है? उसके चेहरे पर डर का भाव था, पर लड़का प्रश्न सुनकर मुस्कुरा रहा था। दीपा ने हौसला दिया, जितना मीडिया में बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं वैसा तो नहीं, मगर कुछ तो है। आखिर हम लोग भी तो यही रहते हैं। स्टेशन परिसर में जो इतनी भीड़ है, यहीं के बाशिंदे तो हैं। कहने को तो दीपा ने कह दिया था, पर बखूबी समझती थी यहाँ के असुरक्षित माहौल को। आखिरकार मिनी चंबल का नाम मीडिया ने यूं ही तो नहीं दिया था। उसने बातों का क्रम आगे बढ़ाते हुए एक ही हिदायत जरूर दी, हाँ, शाम के बाद कहीं नहीं निकलना ही ठीक रहेगा, खासकर घने जंगलों में स्थित दर्शनीय स्थलों के भ्रमण पर। इतना एहतियात रखना जरूरी होगा तुम दोनों के लिए। लड़की ने मुस्कुरा कर प्रत्युत्तर दिया। अब वह लड़के से मुखातिब थी। 7 तो बज गए, चलते हैं अब। लड़के ने हमें सिर हिलाया। दोनों ने अपना सामान उठाया और स्टेशन परिसर से बाहर निकल आए। दीपा उसका नाम तक नहीं पूछ पाई थी इतनी लंबी बातचीत में। दीपा महसूस कर रही थी कि पहली नजर में जो अनुमान लगाया था उसने, शायद वही सच था। मतलब दोनों घर से भागे हुए लग रहे थे। उनके हाव भाव, आपसी जुड़ाव एक दूसरे के लिए अतिरिक्त फिक्रमंदी और सजगता दर्शा रहे थे कि पति पत्नी नए नए बने थे या बनने वाले थे। या ऐसा भी हो सकता है कि चुपके से शादी कर ली हो कहीं पर, अब परिवार और समाज का सामना करने की ताब न जुटा पा रहे हों। लड़की की मांग का सिंदूर तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था, हाथों में मेहंदी भी लगी थी। अचानक दीपा की सोच की दिशा बदली। हाथों में मेहंदी लगी है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के मंडप से भागी हो और अब परिवार व समाज की नजरों से बचने के लिए नेपाल भाग रहे हों दोनों। आखिर पकड़े जाने पर तो अंजाम पता ही था सभी को। अगर लड़की की शादी वहां टूट भी जाती तो उसे कड़े पहरे में रखा जाता। लड़के की जगह तो निसंदेह कारागार ही होता और जुर्म लड़की को भगाए जाने का। दीपा ने महसूस किया पिछले 1 घंटे से वह अपनी सोच को इसी बिंदु पर उलझे है। पता नहीं इतना गौर करना और इतनी गहराई से किसी बात पर सोचना उसकी ताकत है या कमजोरी। मायके जाने की खुशी को भी कुछ क्षणों के लिए वह भूल चुकी 2 अनजान लोगों के लिए। तभी उद्घोषक का स्वर गूंजा। राकेश हड़बड़ाकर सामान व्यवस्थित करने लगे। ट्रेन के आने की घोषणा हो रही थी। अपना पस संभालते हुए दीपा उठ गई। चेहरे पर मुस्कान थी अब। जिस 2 घंटे बिताने को लेकर वह नर्वस थी, पहले जाने कैसे बीत चुके थे। 2 जनवरी 1986, नए वर्ष के आगमन का उत्साह अभी शेष था। नववर्ष पर कल बच्चों के साथ पिकनिक मनाकर आज लौट रही थी दीपा। सुबह के 10 बज रहे थे। चारों ओर कुहासे का साम्राज्य था। सूरज जाने किन साजिशों का शिकार था, लापता था या कौन जाने इतनी ठंड में सुनहरी किरणों का लिहाफ बनाकर दुबका था कहीं। अभी दूसरी कप चाय ली थी दीपा ने। ट्रेन आज भी लेट थी। पता तो था ही कि कोहरे के कारण ट्रेनें अक्सर ही देर से चलती हैं या रद्द भी हो जाती हैं। बावजूद इसके छुट्टियों में बच्चों के साथ घूमने का मोह नहीं छोड़ पाती दीपा। स्टेशन पर हाड़ कंपाने वाली ठंड सच में कंपा रही थी। तभी अखबार बेचता होकर गुजरा। दीपा ने अखबार खरीदा। ट्रेन 1 घंटा लेट थी। चल पड़ी ट्रेन तो राहत की सांस ली दीपा ने। धीमी रफ्तार से चलती ट्रेन वाल्मीकि नगर रुक गई। आगे लाइन क्लियर नहीं थी। सहयात्रियों से ज्ञात हुआ चक्का जाम है आगे। अपराध के खिलाफ आमजनों का आक्रोश प्रदर्शन का अंजाम था। 4 बज चुके थे अब। पता नहीं कब तक ट्रेन चली आगे। बगल में रखा हुआ अखबार पढ़े जाने की प्रतीक्षा में पढ़ा हुआ था। अनमने भाव से दीपा ने अखबार उठाया। अखबार खोलते ही दीपा के चेहरे पर संशय, भय और दुख का मिला जुला भाव था। हेडलाइन थी, फरार प्रेमी युगल अपराधियों के हत्थे चढ़ा। सामने पृष्ठ पर उसी लड़की का शव था जिससे 28 दिसंबर की सुबह वह मिली थी। बॉक्स में लड़के का फोटो था।